Welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well in your life and please be safe क्योंकि हमारे आसपास का जो एक्चुअली न्यूज़ है वो एकदम ठीक नहीं है। रिसेंट में जो पहलगाम में जो अटैक हुआ टेररिस्ट के द्वारा वो तो मतलब भूलने वाला हादसा तो एकदम ही नहीं है क्योंकि मोबाइल जब भी हम ऑन कर रहे हैं वही उसी का नोटिफिकेशन एकदम से आ रहा है। तो मतलब सब कोई डिस्टर्ब्ड है अभी इस सिचुएशन पे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ एंड प्लीज़ प्रे फॉर द फैमिली दैट दे हैव लॉस्ट इन दैट अटैक। तो उसका तो भरपाई हम कोई भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कोशिश कर सकते हैं कि ताकि इन फ्यूचर ऐसा ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आई होप जितना दूर पढ़ाना हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और जो मैं क्वेश्चन भी पूछती हूँ उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स पे कोशिश कीजिएगा कि दे सके आप, तो इससे बेटरमेंट आपका ही होगा। तो अभी आप लोग बोलेंगे कि मुझे PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लाना चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों के साथ लाइव। तो मैं कोशिश करूँगी वो भी लाने के लिए। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए। कि जितना दूर हो गया है उतने मतलब मैं ऊपर कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी क्या क्या क्वेश्चंस आ रहा है इन टॉपिक के ऊपर। तो आज हम लोग डील करेंगे मिस्टेक। तो जो मिस्टेक एक्चुअली डील होता है तीनों सेक्शन से, सेक्शन 20, सेक्शन 21 एंड 22। तो धीरे धीरे एक एक करके हम लोग सेक्शंस को पढ़ेंगे, एलाबोरेटली समझेंगे कि एक्चुअली वो क्या है और वो फ्रॉड से या फिर अदर सेक्शन से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन ये पूछती हूँ कि आप लोग मुझे सेक्शन नंबर बताएंगे, क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉड का, कि क्या सेक्शन नंबर है इन तीनों का। ठीक है, क्वेश्चन, फ्रॉड एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्लास शुरू करने से पहले मैं कर रही हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एज़ आप लोगों का हर एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और एक नए क्लास आप लोगों के साथ लेके आऊँ आप लोगों के लिए। और प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा आप लोगों के दोस्त में से, और आप लोग जहाँ भी जिस ग्रुप से कनेक्टेड है उसमें। तो क्लास के बीच बीच में आप लोग अपना अटेंडेंस भी दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा, क्योंकि हर बार मतलब मैं ऐसे क्लास में बीच बीच में आई जस्ट डोंट वांट एनी डिस्ट्रप्शन। तो शुरू करते हैं। एंड प्लीज़ इग्नोर माय बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाने आती हूँ मेरा एक दोस्त यहाँ पे कौवा इतना मुझे डिस्टर्ब करता है। मैं खुद जब भी पढ़ती हूँ तब भी वो डिस्टर्ब करता है। अभी इन एवरी क्लास ये तो चलता ही है। तो प्लीज़ वो इग्नोर दैट नॉइज़ एंड फोकस ऑन द क्लास। तो शुरू करते हैं कि पहले हम जानेंगे कि मिस्टेक क्या है। So one of the essential element for the formation of valid contract is that the offer and acceptance must correspond exactly, जिसको हम लोग ऑलरेडी मिरर इमेज रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे कि जिसके ऊपर हमारा ऑफ़र है प्रॉमिस भी हमारा उसी के ऊपर होगा। ऐसा नहीं कि घर के ऊपर हमारा प्रॉमिस ऑफ़र है और हम प्रॉमिस दिए हैं कुछ और जगह के लिए, ऐसा नहीं। अगर घर से रिलेटेड अगर कुछ ऑफ़र है तो घर से रिलेटेड ही हम प्रॉमिस देंगे, ठीक है, उसके ऊपर। तो जैसा हमारा ऑफ़र है ठीक उसी के ऊपर एक्सेप्टेंस भी हम उसी तरह देंगे। तो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस मस्ट करस्पॉन्ड ईच अदर। बोथ द पार्टीज शुड बी एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दोनों पार्टी को ही एग्री होना है ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अच्छा, जिसको हम और एक नाम से जानते हैं कॉन्सेंसस एड आइडेम, जहाँ ये मेंशन किया गया है उसका सेक्शन नंबर है सेक्शन 13, जो डिफाइन करता है कॉन्सेंट कि एक्चुअली कंसेंट क्या है। हमने ऑलरेडी ये पढ़ा था। तो कंसेंट का मतलब है दोनों पार्टीज ही मतलब सेम थिंग इन द सेम सेंस पे राज़ी होगा। आई रिपीट, सेम थिंग इन द सेम सेंस पे राज़ी होगा। Sometimes one or both the parties may be working under some misunderstanding। दोनों पार्टी में
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, सिर्फ ये दो पार्टी में नहीं, हम लोगों के मतलब बीच में भी, दोस्तों के बीच या फिर फैमिली मेम्बर्स के भी बीच मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिसकम्युनिकेशन होता है। मतलब वो अगर मुझे 4 बोला तो मैं उसको 6 सुन लिया, तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है। Now, misunderstanding and miscommunication of the fact relating to the agreement and may even enter into the contract on that basis. अब इस miscommunication या फिर misunderstanding के बेसिस से उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। मानो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने वाला था किसी और सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन मिसकंसेप्शन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से कुछ और के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बना है। Such a contract is said to have been caused by a mistake. जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है ऑन द बेसिस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिसकम्युनिकेशन, तब हम बोलते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को कि ये कॉन्ट्रैक्ट बाय मिस्टेक बना है। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिसकम्युनिकेशन के बेसिस पे, तब हम बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बाय मिस्टेक बना है। ठीक है, Generally speaking, the term mistake may be defined as an erroneous belief about something whereby there is want of consensus ad idem between the parties. मतलब mistake का मतलब एक erroneous belief है, गलती से हम उसको मान लिए, erroneous belief है, तो उसमें हमारा कंसेंसस एड आइडेम का लैक है। दोनों पार्टी एक चीज़ के ऊपर इन द सेम सेंस, इन द सेम थिंग राज़ी नहीं हो रहा है। एरोनियस बिलीफ तो मतलब ही है उसका कि दोनों पार्टी में ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, मतलब गलती से कुछ और मान लिया गया है, तो उसमें कंसेंट हमारा ठीक ठाक से नहीं दिया है, सेक्शन 13 हमारा यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो मिस्टेक जनरली हम बोल सकते हैं मिस्टेक को एक एरोनियस बिलीफ है। ना मिस्टेक हमारा दो तरीके का हो सकता है, एक हमारा मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकता है, दूसरा हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ जब होता है, द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ हम लोग हर एक, जितने सारे इंडियन सिटीजन्स हैं, हम सबको पता है कि इंडिया में क्या लॉ है, सबको पता है, चाहे हम वो लॉ बैकग्राउंड से हो कि चाहे ना हो। आईपीसी का नाम चेंज हो के बीएनएस हो गया है, वी ऑल नो दैट। ठीक है, अब अगर कोई ये बताए कि मुझे तो नहीं पता था कि बीएनएस क्या है, बीएनएस का सेक्शन नंबर क्या है कि चेंज हो गया, हाँ आप उसका सब क्लॉजेज डिटेल्स में ना पता हो, लेकिन ये तो पता है कि आईपीसी का नाम चेंज हो के बीएनएस हो गया। अब कोई अगर आईपीसी की जगह पे बीएनएस अभी लिख दे तो गलत है, अभी हम लोग आईपीसी नहीं लिख सकते क्योंकि आईपीसी का नाम चेंज हो के बीएनएस हो गया। तो जब मिस्टेक ऑफ लॉ होता है, इसको कोई भी एज अ डिफेंस यूज़ नहीं कर सकता कि मुझे तो लॉ पता नहीं था इसलिए ये मिस्टेक मुझसे हो गया। कोई भी ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि ये मतलब एक्सेप्ट ही नहीं होगा कि किसी को लॉ पता नहीं है। आम बात है, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, आर्टिकल 14 पढ़ते हैं, आर्टिकल 15 पढ़ते हैं, हमें पता है, चाहे हम वो लॉ के स्टूडेंट हो, चाहे हम वो लॉ के स्टूडेंट ना हो। तो सेम तरीके से वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ होगा तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। Where there is a mistake of law, the contract is binding because everybody is supposed to know the law of land, जिसको कहते हैं लेक्स लोसी। तो यहाँ पे अगर लेक्स लोसी कहाँ पे लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब है लॉ ऑफ द लैंड। अब जहाँ पे है उसका लॉ क्या है, तो हम लोग इंडिया पे है तो हम लोग इंडिया को लेक्स लोसी कह सकते हैं। ठीक है, इंडियन लॉज को लेक्स लोसी कह सकते हैं। तो अगर लॉ के द्वारा, मतलब लॉ से अगर कुछ मिस्टेक है, वेयर देयर इज़ अ मिस्टेक ऑफ लॉ, कानून से ही अगर गलती है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं माना जाएगा दोनों पार्टीज के बीच, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। क्योंकि ये सपोज मतलब प्रिज्यूम ही ऐसा है कि लॉ तो सबको पता है, लॉ के लिए कोई गलती नहीं हो सकता, क्योंकि सब लोगों को किसी जगह के, उस जगह के लॉ के बारे में सबको पता है। ठीक है, अब हम ये तो बता सकते हैं, मानो कि हम एक्चुअली लॉ बैकग्राउंड से हैं, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि हमें डिटेल्स में साइंस पता है। ठीक है, ये नहीं बता सकते, लेकिन एक साइंस के स्टूडेंट हो कि चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो कि चाहे और कोई हो, ये डिटेल्स में ये तो बता सकता है कि हमें ये लॉ पता है, ऐसा ऐसा है, हम टीवी पर पढ़े थे या फिर न्यूज़पेपर पे पढ़े थे या फिर करंट अफेयर्स में ऐसा कुछ दिया जाता है। तो लॉ सबको थोड़ा ना थोड़ा बहुत मतलब पता है,
ठीक है, एकदम से फुल डिटेल्स जैसे जो लोग बैकग्राउंड लॉ बैकग्राउंड से है नहीं पता होगा अदर्स को, लेकिन कुछ मतलब 25% 35% तो पता ही है कि ऐसा ऐसा लॉ है। तो अगर मिस्टेक ऑफ लॉ होता है तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा किसी भी हाल में वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड होगा दोनों पार्टी के बीच, क्योंकि ये माना जाता है कि लॉ तो हर किसी को पता है। ठीक है, इसका कारण यही है कि अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो वो किसी भी हाल में कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं बनाएगा दोनों पार्टी के बीच में। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि ये माना जाता है कि लॉ सबके द्वारा मतलब जानने वाला सब्जेक्ट है, कि सब कोई लॉ को जानता है। इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट अगर ऑन द मिस्टेक ऑफ लॉ के बेसिस में फॉर्म हुआ है तो वो हमारा किसी भी हाल में वॉइड नहीं होगा, वो हमारा वैलिड होगा बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, the maxim which is applicable in such a case is ignorantia juris non excusat, which means ignorance of law is no excuse। यहाँ पे हम लोग एक और मैक्सिम यूज़ कर सकते हैं जिसको इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट कहते हैं। आई रिपीट, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। हम ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कहीं पे कि हमें ये लॉ नहीं पता था। ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ को हम एज अ डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। एंड द पार्टी कैन नॉट गेट रिलीफ ऑन दैट ग्राउंड। तो अगर कोई ये बोले कि हमें तो ये लॉ पता ही नहीं था, इसके ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये नहीं माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट उसके बेसिस में हमारा वॉइड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ही माना जाएगा, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ हम डिफेंस नहीं ले सकते इसका। ठीक है, it must be noted here that mistake of law here means the general law of land, that is of the country। मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ द लैंड मतलब जिसके कंट्री पे यहाँ पे बात हो रहा है, जिस कंट्री पे उसकी लॉ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया का लॉ ही एक्चुअली वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ या फिर मिस्टेक ऑफ लॉ को माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर लॉ जनरली अगर कहा जाता है तो लॉ यहाँ पे जनरली उस जगह का लॉ होगा जिस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट बना है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ वुड देयरफॉर बी वॉइड। अब अगर ये लॉ मतलब मिस्टेक होगा फॉरेन लॉ से रिलेटेड तो हम उसको वॉइड मानेंगे, क्योंकि अमेरिका का क्या लॉ है हम इंडियंस होके वो हमें नहीं पता। सिमिलरली फॉरेन मतलब जितने सारे सिटीजन्स हैं, फॉरेन सिटीजन्स को इंडिया का क्या लॉ है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होगा। तब हम मान सकते हैं कि हाँ ये तो फॉरेन लॉ है, फॉरेन लॉ के बारे में तो हमें नहीं पता, तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। लेकिन अगर वो लॉ अपने कंट्री का है तो तब हम ये नहीं कह सकते कि हमें हमारे कंट्री का ही लॉ नहीं पता। आई होप अभी क्लियर है कि अगर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना है अगर उस जगह का लॉ मतलब खुद अपने कंट्री का लॉ अगर है तब हम उस केस में ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ का एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। लेकिन लॉ अगर हमारा फॉरेन कंट्री का है तब हम इग्नोरेंस ऑफ लॉ का डिफेंस ले सकते हैं, क्योंकि फॉरेन लॉ हमें नहीं पता। ठीक है, तो अगर खुद अपने कंट्री का लॉ है तब हम उसमें इग्नोरेंस ऑफ लॉ का डिफेंस नहीं ले सकते। लेकिन अगर लॉ हमारा फॉरेन कंट्री का है तब हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकते हैं ऑन द बेसिस कि हमें फॉरेन लॉ के बारे में नहीं पता, इसलिए गलती हो गया। ठीक है, दस वी मे कंक्लूड। अब कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? इग्नोरेंस ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड दैट इज़ द लॉ ऑफ इंडिया इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल। तो इंडियन लॉज को हम इग्नोरेंस ऑफ लॉ नहीं कह सकते एंड हेंस द कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज टू बी वैलिड। तो वैलिड रहेगा क्योंकि इंडिया के लॉ के बारे में तो हमें पता है, तो उसका इग्नोरेंस हम एज अ डिफेंस नहीं ले सकते। लेकिन on the other hand, ignorance of foreign law is excusable being treated as mistake of fact। तो फॉरेन लॉ को हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट के मतलब तरीके से भी डील कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन का क्या लॉ है वो हमें इंडिया में बैठे नहीं पता चलेगा। ठीक है, The above principle of law is embodied in Section 21 of Indian Contract Act. The section states a contract is
not voidable because it was caused by as to any law enforced in India। तो सेक्शन 21 पहले हमें क्लियरली ये बता देता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा लॉ से रिलेटेड है, वहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक ऑफ लॉ के द्वारा हुआ है मिस्टेक, तो उसमें हम ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हमें लॉ नहीं पता, ठीक है। लेकिन उसी जगह बट अ मिस्टेक एज टू एनी लॉ नॉट एनफोर्स इन इंडिया, लेकिन सेम टाइम पे अगर ऐसे लॉ के द्वारा हमारा मिस्टेक हुआ है कि जो लॉ हमारा इंडिया पे एनफोर्स ही नहीं है, तब उस केस में हम इसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट मान सकते हैं। इसका सेक्शन 21 क्लियरली हमें क्या बताता है, फिर से हम एक बार देखेंगे। सेक्शन 21 हमें क्लियरली ये बताता है कि जो लॉ हमारा एनफोर्स है इंडिया पे, उस लॉ को हम मिस्टेक ऑफ लॉ के दायरे में नहीं डाल सकते। लेकिन जो लॉ हमारा इंडिया पे एनफोर्स नहीं है, उसको हम एज आ इग्नोरेंस ऑफ लॉ, मतलब मैटर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के दौर पे या फिर दायरे पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि जो लॉ हमारा इंडिया पे एनफोर्स है, उस लॉ को हम एज आ इग्नोरेंस ऑफ लॉ का डिफेंस नहीं ले सकते। और अगर उस लॉ के ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड नहीं होगा, वैलिड ही रहेगा। क्योंकि इंडिया में जो लॉ एनफोर्स है, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि सभी सिटीज़न को उस लॉ के बारे में पता है। लेकिन उसी टाइम मानो अगर कोई ऐसा मिस्टेक हुआ है किसी लॉ के बारे में जो लॉ इंडिया में एनफोर्स नहीं है, तब उस केस में उसको एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट के दायरे पे माना जाएगा। और अगर उसके बेसिस में अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड होगा, ठीक है। तब हमारे ऊपर ये प्रेशर नहीं रहेगा कि इसको हमें वैलिड मानना पड़ेगा। आई होप ये दो केस समझ में आया। जहाँ पे लॉ हमारा इंडिया पे इन्फोर्स है, तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ चेंज नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। लेकिन अगर लॉ हमारा इंडिया पे इन्फोर्स नहीं है, उस केस में हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान सकते हैं, क्योंकि फॉरेन लॉ हमारे लिए एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ठीक है। ये तो रहा सेक्शन 21 हमें क्लियरली बता देता है कि कब हम कॉन्ट्रैक्ट को मिस्टेक ऑफ लॉ के मतलब दायरे में डाल के कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड एंड कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकते हैं इन द केस ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ लॉ में भी हमारा दो सिचुएशन है। एक, जब हमारा लॉ ऑलरेडी इन्फोर्स है इंडिया पे, तब हम कॉन्ट्रैक्ट को एज आ हमें वैलिड ही मानना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया पे जो लॉ इन्फोर्स है वो सबको ही प्रिज्यूम करता है कि सबको इस लॉ के बारे में पता है। लेकिन वही दूसरा केस बताता है कि ऐसा लॉ जो इंडिया पे एनफोर्स ही नहीं है, अगर उस लॉ के बेसिस पे अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसको हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानेंगे और कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड होगा, ठीक है। सेक्शन 21 क्लियरली ये बता देता है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट में भी दो सिचुएशंस हैं। पहला सिचुएशन है where it is a bilateral mistake and second situation when it is an unilateral mistake। तो पहले हम bilateral mistake पढ़ेंगे जो डील करता है सेक्शन 20। पहले हम सेक्शन 21 को क्यों पढ़े, क्योंकि सेक्शन 21 हमारा जनरल रूल क्या है वो बताता है। जनरल रूल क्या है, मतलब हमारा जब मिस्टेक ऑफ लॉ से जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा डील होता है, तब उस केस में हमारा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मिस्टेक ही है, तो सेक्शन 21 एक्सक्लूसिवली डील्स विथ मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ लॉ में भी हमारा दो सिचुएशन आया, वो हम देखें। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 20 जो डील करता है बायलैटरल मिस्टेक। Bilateral mistake is given in Section 20 of Indian Contract Act. तो Section 20 of Indian Contract Act deals with mistake as to a matter of fact essential to the agreement. तो bilateral mistake में हमारा नाम सुन के पता चल रहा है कि दोनों पार्टी से ही मिस्टेक हुआ है, इसलिए ये बायलैटरल मिस्टेक है। और मिस्टेक कैसा हुआ है, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर, बहुत ही फंडामेंटल है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मानो अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट है किसी घर को बेचने की या फिर खरीदने से, तो वो घर से रिलेटेड अगर कुछ मैटर है, तो वो है हमारा बायलैटरल मिस्टेक का पहला प्रिंसिपल। तो वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा एक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन से हमारा कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो जो मिस्टेक हमारा हुआ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट
हमारा जब वैलिड बनेगा, ऐसा नहीं कि जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर हमारा मिस्टेक हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। बायलैटरल मिस्टेक में हमारा ऐसा इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारा मिस्टेक हुआ है जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही फंडामेंटल है एंड इट इज़ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर मतलब ही कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस है, तो उसी के ऊपर हमारा मिस्टेक हुआ है, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड होगा। According to section 20, where both the parties to an agreement are under a mistake essential to an agreement, जब दोनों पार्टीज ही एक मिस्टेक के अंडर है और वो मिस्टेक बहुत ही एसेंशियल है टू दैट एग्रीमेंट, ठीक है, द एग्रीमेंट इज़ void। ऑब्वियसली बात है, घर को लेके कॉन्ट्रैक्ट था, अब घर से रिलेटेड मैटर में ही हम लोग मिस्टेक कर बैठे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट void होगा, ठीक है। डज अ मिस्टेक विल रेंडर एन एग्रीमेंट void, तो अगर मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा void होगा। द फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड, तो मिस्टेक होने से भी हमारा कुछ कंडीशंस है जिसको सेटिस्फाइड कराना है, जैसे बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर अ मिस्टेक, तो दोनों पार्टी को ही मिस्टेक में आना चाहिए, मतलब दोनों पार्टीज ही मिस्टेक किया है, ऐसा नहीं कि एक पार्टी मिस्टेक किया है और दूसरे पार्टी को सब कुछ पता था, नहीं, दोनों पार्टीज ही मिस्टेक किया है। द मिस्टेक शुड बी रिगार्ड्स टू द मैटर ऑफ फैक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड मिस्टेक हुआ है। आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है उस सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड हमारा मिस्टेक हुआ है। एंड द फैक्ट रिगार्डिंग विच द मिस्टेक इज़ मेड शुड बी एसेंशियल या और फंडामेंटल टू द एग्रीमेंट, और जिस फैक्ट के ऊपर हमारा मिस्टेक हुआ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू दैट एग्रीमेंट। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब बनाने के लिए जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसी इम्पॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर हम मिस्टेक किए हैं। तो क्या क्या कंडीशंस है, एक तो दोनों पार्टीज़ ही मिस्टेक किया है, तो जो मिस्टेक किया है जिस फैक्ट के ऊपर किया है वो फैक्ट हमारा सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना है, और तीसरा हमारा ये है कि जो भी फैक्ट सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्रीमेंट को बनाने के लिए, ठीक है। इलस्ट्रेशंस के साथ समझते हैं। ए एंड बी मेक एन एग्रीमेंट फॉर द सेल एंड परचेज फॉर द पर्टिकुलर हॉर्स, घोड़ा बहुत ही कॉमन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। I repeat, A and B make an agreement for the sale and purchase for the particular horse, तो किसी हॉर्स को खरीदने के लिए और मतलब A और B ने एग्रीमेंट किया, ठीक है, तो A और B के बीच एग्रीमेंट हुआ घोड़ा, किसी पर्टिकुलर घोड़ा को खरीदने के लिए। अननोन टू बोथ द पार्टीज द हॉर्स वॉज डेड एट द टाइम ऑफ बार्गेन, तो दोनों पार्टी को ही नहीं पता था कि घोड़ा मर गया है खरीदने के टाइम, दोनों पार्टी को ही नहीं पता, और दोनों पार्टी ही रेडी है कि एक जन बेचेगा और एक जन खरीदेगा, तो दोनों पार्टी को ही नहीं पता कि घोड़ा एक्चुअली मर गया है। इट्स अ कॉमन मिस्टेक, क्योंकि दोनों ही मिस्टेक किया है, दोनों पार्टी को ही नहीं पता कि घोड़ा मर गया है। अब घोड़ा ही हमारा सब्जेक्ट मैटर है और घोड़ा मर गया है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो हमारा बायलैटरल मिस्टेक का कंडीशंस फुलफिल हो रहा है। कैसे कि दोनों पार्टी को ही नहीं पता है कि घोड़ा मर गया, दोनों पार्टी ही मिस्टेक कर रहा है। अब घोड़ा ही हमारा सब्जेक्ट मैटर है, घोड़े को लेके ही हम कॉन्ट्रैक्ट बनाए और घोड़ा ही हमारा मर गया है, तो घोड़ा जो मर गया है ये हमारा इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल है, तो हमारा बायलैटरल मिस्टेक का कंडीशंस फुलफिल हो रहा है। तो ये दोनों पार्टी ही जैसे मिस्टेक में है तो ये हमारा कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि दोनों पार्टीज ही मिस्टेक में है। तो कॉमन मिस्टेक कंसर्निंग एन एसेंशियल फैक्ट रिलेटिंग टू द एग्रीमेंट सच एन एग्रीमेंट इज void, तो जहाँ पे ये सब कंडीशंस फुलफिल हो रहा है तो बायलैटरल मिस्टेक में ये ऑलरेडी कहा गया है कि मिस्टेक हमारा कॉन्ट्रैक्ट को void ही बनाएगा। तो इसको हम सेक्शन 2 क्लॉज जी के साथ भी पढ़ सकते हैं जो और सेक्शन 20 के साथ भी पढ़ते हैं। तो सेक्शन 20 के साथ साथ को सेक्शन 2 क्लॉज जी के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि डील करता है void कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। अब ये कॉमन मिस्टेक एंड म्यूचुअल मिस्टेक को समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली है क्या, क्योंकि कॉमन मिस्टेक कहाँ, जहाँ दोनों पार्टी ही हमारा मिस्टेक पे है। अब म्यूचुअल मिस्टेक क्या है उसको भी समझेंगे, तभी हमारा फुल सेक्शन 20 को समझ में आएगा। तो कॉमन मिस्टेक तो पहले हमें पता चल गया कि कॉमन मिस्टेक में बोथ द पार्टीज कॉमिट द सेम मिस्टेक, मतलब सेम मिस्टेक दोनों पार्टी किया,
इस एग्जाम्पल से जैसे देखें कि दोनों पार्टी ही घोड़ा खरीदने मतलब एक घोड़ा बेचना चाहता था, एक खरीदना चाहता था, तो दोनों पार्टी को ही नहीं पता कि घोड़ा मर गया है, सेम मिस्टेक किया। अब जो बेचेगा उसको भी देखना पड़ेगा कि घोड़ा जिंदा है कि नहीं है, और जो खरीदेगा उसको भी देखना पड़ेगा कि घोड़ा जिंदा है कि मर गया है। तो दोनों पार्टी नहीं देखा, तो दोनों पार्टी सेम मिस्टेक किया। कॉमन मिस्टेक का मतलब है दोनों पार्टी ही सेम मिस्टेक करेगा। अच्छा, इन कॉमन मिस्टेक देयर इज़ नो मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की यहाँ पे बात नहीं है बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नहीं है, उसने देखा नहीं, ऐसे मतलब ओवरलुक बोलते हैं, ओवरलुक हो गया कि घोड़ा जिंदा है कि मर गया, या देखे नहीं। तो इसमें कुछ गलत फहमी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई बात नहीं है। फिर से हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कॉमन मिस्टेक कहाँ है। कॉमन मिस्टेक मतलब दोनों पार्टी ही एक मिस्टेक किया है। A agrees to sell to B specific cargo supposed to be in its way from England to Mumbai. अब एक कार्गो इंग्लैंड टू मुंबई, मतलब A agrees to sell to B specific cargo supposed to be in its way from England to Mumbai, ठीक है। A B को कुछ स्पेसिफिक कार्गो बेचेगा जो इंग्लैंड टू मुंबई आएगा, ठीक है। It turns out that before the day of agreement, the ship carrying the cargo has been cast away and the goods were lost. तो जिस दिन बी के पास वो सामान एक्चुअली कार्गो पहुंचेगा, उसके पहले ही शिप मतलब कहाँ चला गया, और हमारा जितना सारा सामान था वो भी लॉस्ट हो गया, ठीक है। नीदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। अब दोनों ए और बी दोनों को ही ये नहीं पता कि कार्गो जो इंग्लैंड से मुंबई आने वाला था वो कहीं और चला गया, गुम हो गया, और सामान भी खो गया। द एग्रीमेंट इज़ वॉइड एंड वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि दोनों के तरफ से ही मिस्टेक हुआ है। दोनों को ही तो ये बात नहीं पता कि एक्चुअली वो कार्गो लेके जो शिप आ रहा था वो आएगा कि नहीं आएगा, दोनों पार्टी ही नहीं पता, दोनों पार्टी को ही नहीं पता। Such an agreement is void for another reason also, that is performance of the agreement is impossible. तो इसमें भी तो सिचुएशन आ सकता है कि एक दोनों पार्टी को ही नहीं पता कि हमारा कार्गो शिप हमारा गुम हो गया है। मिस्टेक हो गया दोनों पार्टी से ही, क्योंकि एक पार्टी को अगर पता है तो वो दूसरे पार्टी को इन्फॉर्म कर देगा, लेकिन यहाँ पे दोनों पार्टी को ही नहीं पता, और वो चाव से बैठे हैं कि मेरा अभी सामान आएगा जो इंग्लैंड से मुंबई शिप आने वाला है, उस शिप से। दोनों को ही नहीं पता, दोनों ने ही सेम मिस्टेक किया है। लेकिन इसको हम लोग और एक सेक्शन से भी पढ़ सकते हैं, जो भी सेक्शन 56 पैरा 1 के साथ भी पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस ही नहीं होगा। डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, जैसे जहाँ हम सेक्शन 11 में ऑलरेडी पढ़े हैं कि कब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली वॉइड हो जाएगा, तो उसमें सेक्शन 56 पैरा 1 को हम पढ़े थे, तो और डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है कि ये शिप अभी वापस आएगा ही नहीं, तो मतलब वापस नहीं आएगा, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट अभी परफॉर्म ही नहीं किया जाएगा। परफॉर्म होने का मतलब है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अगर वापस आएगा नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बहुत तरीके से वॉइड हो सकता है, ठीक है। ऑलरेडी हमने थोड़ा थोड़ा करके कौन कौन से सेक्शंस पे वॉइड हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए थे। तो इस वाले सेक्शन में सेक्शन 20 में हम लोग सेक्शन 56 पैरा 1 के साथ भी पढ़ सकते हैं कि अगर हमारा मिस्टेक दोनों पार्टीज़ के तरफ से है और वो रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर से है, और सब्जेक्ट मैटर से इस फैक्ट के ऊपर रिलेटेड है जो फैक्ट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अगर शिप वापस ही नहीं आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा होगा नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम सेक्शन 56 पैरा 1 के साथ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ म्यूचुअल मिस्टेक? In mutual mistake, there is misunderstanding between the parties about a fundamental fact of the agreement that is due to an ambiguity, possible misrepresentation and lack of consensus ad idem between them. तो म्यूचुअल मिस्टेक में हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग आता है कि किसी भी बात को लेके कुछ गलतफहमी हुआ है। तो गलतफहमी कब होता है? जब हमारे पास पूरा नॉलेज नहीं होता, पूरा कंसेंट नहीं होता, तभी हमारा गलतफहमी होता है। तो म्यूचुअल मिस्टेक में भी वो होता है कि पूरा कंसेंट नहीं है या फिर एक फैक्ट के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है।
Such mistake usually arises where one party intends to deal in one thing and the other party in another. तो ये म्यूचुअल मिस्टेक कब जनरली तौर पे कब होता है, जब एक पार्टी किसी और मतलब और के ऊपर डील करना चाहता है तो दूसरा पार्टी कुछ और के ऊपर डील करना चाहता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ए एग्रीड टू बाई फ्रॉम बी अ कार्गो टू अराइव दैट इज, जिसका नाम एक्सपियरलेस है, फ्रॉम बॉम्बे। तो ए कुछ सामान खरीदना चाहता है बी से जो आने वाला है बॉम्बे से आने वाला है। तो ए कुछ सामान खरीदना चाहता है बी से, अब बी अ कार्गो टू अराइव, ठीक है। वो सामान कहाँ से आएगा, शिप से आएगा बॉम्बे से, जिसका नाम है एक्सपियरलेस, ठीक है। एक्सपियरलेस एक शिप का नाम है जो बॉम्बे से आएगा और उस शिप से कुछ सामान खरीदना चाहता है ए, ठीक है। नाउ देयर वर टू शिप्स ऑफ द सेम नेम सेलिंग फ्रॉम बॉम्बे। अब बॉम्बे से एक ही नाम का दो शिप आने वाला है, वन सेलिंग इन अक्टूबर एंड अदर इन दिसंबर। एक अक्टूबर में आएगा, एक दिसंबर में आएगा। अब ए तो ये मेंशन नहीं किया कि ए किससे लेना चाहता है, अक्टूबर में जो आएगा उससे या फिर दिसंबर में जो शिप आएगा उससे। अब ए मीन्ड द फॉर्मर शिप, ए मन ही मन मान लिया कि जो अक्टूबर में शिप आएगा मैं उसी से सामान खरीदूंगा। एंड बी द लैटर, अब बी को समझ में आया कि वो शायद दिसंबर वाले की ही बात कर रहा है। Hence the agreement was void for bilateral mutual mistake. तो म्यूचुअल मिस्टेक में एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, मतलब क्लियर शब्दों में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का नहीं होता है, कुछ एम्बिग्विटी रह जाता है, मतलब क्लियर इंटेंशन यहाँ पे नहीं रहता। तो म्यूचुअल मिस्टेक एक्चुअली उस केस में होता है जब हम एक पार्टी दूसरे चीज़ के ऊपर डील करना चाहता है तो दूसरा पार्टी किसी और दूसरे चीज़ को समझता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम समझे कि एक्सपियरलेस का नाम करके दो शिप है और दोनों ही बॉम्बे से आता है। अब ए कुछ सामान बी से खरीदना चाहता है तो बी अब मानो दोनों शिप का ही मालिक है, ठीक है। तो बी से कुछ सामान खरीदना चाहता है, अब वो सामान एक्चुअली बॉम्बे से आएगा वो शिप से द्वारा। अब ए को पता था कि वो जो सामान खरीदने वाला है वो एक्चुअली अक्टूबर में जो शिप आएगा उसके पास है, लेकिन बी को पता था, बी को लगा कि ए जो सामान खरीदना चाहता है वो शायद वो जो दिसंबर में आके पहुंचेगा उसके पास होगा तो मैं उसको दे दूंगा। तो इस कंसेप्ट के ऊपर दोनों ही ने ही एग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन दोनों ने ही बताया नहीं कि आपको अक्टूबर का चाहिए कि दिसंबर का चाहिए। तो दोनों अपने मन में कुछ समझ लिया, वो कुछ समझ लिया। ए ने समझा कि अक्टूबर से खरीदेगा और बी ने समझ लिया कि जो दिसंबर में आएगा मैं उससे उसको दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, म्यूचुअल मिस्टेक हुआ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग तैयार हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर तरीके से दोनों ने ही बात नहीं किया। तो कॉमन मिस्टेक में एक्चुअली दोनों ही एक ही गलती करता है, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई बात नहीं होता। लेकिन म्यूचुअल मिस्टेक पे हमारा एक्चुअली में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, मतलब जहाँ पे हमारा क्लियर इंटेंशन नहीं होता, एम्बिग्विटी क्रिएट होता है दोनों पार्टीज़ के बीच। ए किसी और को मतलब बताता है तो बी किसी और को समझता है, ऐसा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझ में आया कि दोनों शिप था एक ही नाम का, एक आने वाला था अक्टूबर में, एक आने वाला था दिसंबर में। अब ए को सामान चाहिए था अक्टूबर से, अक्टूबर में जो शिप आएगा उससे, लेकिन बी समझा कि ए को सामान चाहिए जो शिप दिसंबर में आके पहुंचेगा उससे। तो यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, तो इसको हम कहेंगे म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब म्यूचुअल मिस्टेक हुआ दोनों पार्टीज़ में से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 20। तो सेक्शन 20 को हम सेक्शन 2 क्लॉज डी के साथ भी पढ़ सकते हैं, 56 पैरा 1 के साथ भी पढ़ सकते हैं। तो हम आज सेक्शन 21 एंड सेक्शन 20 दोनों को ही बहुत अच्छी तरीके से समझे कि मिस्टेक एक्चुअली क्या है। तो मिस्टेक अगर होगा तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड होगा। तो मिस्टेक हमारा लॉ से भी हो सकता है, मिस्टेक बाय फैक्ट भी हो सकता है। सेक्शन 21 क्लियरली बता दिया गया है कि सेक्शन 21 अगर लॉ से मिस्टेक है और वो लॉ अगर इन्फोर्स है इंडिया पे तो हम इग्नोरेंस ऑफ लॉ नहीं बता सकते। लेकिन अगर वो लॉ इंडिया पे एनफोर्स नहीं है, हमारा फॉरेन लॉ है,
तब हम इग्नोरेंस ऑफ लॉ का डिफेंस ले सकते हैं। और सेक्शन 20 हमारा बताता है यूनिलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मिस्टेक में भी कॉमन मिस्टेक एंड म्यूचुअल मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक का मतलब दोनों पार्टीज़ ही एक ही मिस्टेक कर रहा है। जैसे हॉर्स खरीदने के टाइम पे जो बेच रहा है उसको भी नहीं पता कि हॉर्स मर गया है कि ज़िंदा है, और जो खरीद रहा है उसको भी नहीं पता कि ज़िंदा है कि मर गया है, तो दोनों एक ही मिस्टेक किया। तो कॉमन मिस्टेक पे हमें देखना पड़ेगा बायलैटरल में कि दोनों पार्टीज ही अंडर द मिस्टेक होगा, एंड दैट मिस्टेक रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर होगा, एंड जिस फैक्ट के ऊपर वो मिस्टेक है वो फैक्ट बहुत ही फंडामेंटल होगा फॉर दैट एग्रीमेंट। ठीक है। और म्यूचुअल मिस्टेक में हम क्या पढ़े कि कॉमन मिस्टेक पे दोनों पार्टीज ही सेम मिस्टेक करता है, वहाँ पे कंसेंट की कोई बात नहीं है। तो म्यूचुअल मिस्टेक पे एक्चुअली हमारा क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मिस्टेक हुआ है, मतलब ठीक ठाक से इंटरप्रेट नहीं किया गया है। म्यूचुअल मिस्टेक में हमारा एम्बिग्विटी आता है, क्लियर कंसेंट नहीं आता यहाँ पे, उसके वजह से म्यूचुअल मिस्टेक होता है। ठीक है। तो ये जनरली आमतौर पे देखा जाता है कि अगर एक पार्टी किसी और चीज़ के ऊपर डील करना चाहते हैं तो दूसरा पार्टी समझता है कि वो किसी और चीज़ के ऊपर डील करना चाहता है। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर मिस्टेक। और एक पार्ट हमारा बाकी है जो कि डील करता है यूनिलैटरल मिस्टेक, सेक्शन 22, उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया। तो अभी आप लोग मुझे सेक्शन 21 और 22, सेक्शन 20 एंड सेक्शन 21 क्या है वो आप शॉर्ट में कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि सेक्शन 21 किस बारे में डील करता है और 20 किस बारे में डील करता है। तब तक के लिए बाय। एंड क्लास वाइंड अप करने से पहले इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुलाकात होगा कल आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक पे। थैंक यू।